हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। और ये जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है ये किसके अंदर इंक्लूड होता है? ये टॉपिक डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड होता है, जो कि बेसिकली बच्चे का डेवलपमेंट होता है उससे रिलेटेड है ये टॉपिक। और ये टॉपिक कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अपने थंब पे भी देख लिया होगा, बीएड के लिए, सीटेट के लिए, यूपीटेट के लिए, एचटेट के लिए, और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, पीआरटी लेवल पे, टीजीटी लेवल पे, पीजीटी लेवल पे, बीएड के एग्ज़ाम्स, तो इन सब पे जिस भी एग्ज़ाम का रिलेशन टीचर बनने से होता है, ये टॉपिक हर उस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। साइड बाय साइड ये जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है, ये कुछ कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट का जो कोर्स करते हैं उन स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं बीएड के लिए पढ़ा रही हूँ तो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट अलग होगा, मैं टीचिंग एग्जाम के लिए पढ़ा रही हूँ तो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट अलग होगा। एक ही टॉपिक है, एक ही मतलब है, एक ही टर्म्स होती हैं, ठीक है। सो बेसिकली बात करेंगे हेरिडिटी क्या होता है। So heredity is the term that refers to trait and features from parents and ancestors। जो traits और features आते हैं बच्चे के अंदर उनके पेरेंट्स से और उनके ancestors से, मतलब कि उनके पूर्वजों से, चाहे उनके दादा दादी हों, परदादा हों, तो उसको क्या बोला जाता है? हेरिडिटी, ठीक है। अब जैसे कि लोग बोलते हैं, कोई बच्चा पैदा होता है, या आप ही हैं, अपना एग्जांपल देखिए, तो बोलते हैं ना, इसकी जो चीक्स हैं वो इसकी मम्मी जैसे हैं, इसका जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो इसकी मम्मी जैसे हैं, इसकी आंखें इसके पापा जैसी हैं। और फिर दादा बोलते हैं नहीं नहीं, इसके तो जो ये जो शांत रहता है वो तो बिल्कुल मेरे जैसा है। तो ये जो चीज़ें हैं जो आ रही हैं मम्मी से, पापा से, दादा दादी से, तो इन सब कुछ क्या बोलते हैं? इन आदतों को, इन फीचर्स को, इन ट्रेड्स को क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। अब आप इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे अपने डे टू डे लाइफ के साथ। अब जो द स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ जेनेटिक्स, हाउ जेनेटिक्स हेल्प्स इन किड्स। तो जेनेटिक्स क्या होता है? जो स्टडी होती है हेरिडिटी की, स्टडी जो होती है उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। हेरिडिटी की स्टडी का क्या मतलब है? कौन से ट्रेट मम्मी से आए हैं, कौन से ट्रेट पापा से आए हैं, कौन ज़्यादा डोमिनेंट है, कौन सी रिसेसिव जीन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वी आर नॉट बायोलॉजी का कंसेप्ट नहीं क्लियर कर रहे हैं हम। हमारे टॉपिक के लिए, डेवलपमेंट के लिए जितना ज़रूरी है हम उतना ही करेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो हेरिडिटी के फादर है उनका नाम क्या है। तो फादर ऑफ हेरिडिटी, ये जो जिन्होंने ये टर्म दी है उनका नाम क्या है? ग्रिगोर मंडल। तो GREGORMENDAL, फादर ऑफ हेरिडिटी। साइड बाय साइड इनको और क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइंस ऑफ जेनेटिक्स। मॉडर्न साइंस ऑफ जेनेटिक्स भी इनको बोला जाता है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइंस ऑफ जेनेटिक्स। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, यस ऑफ कोर्स पूछे जाते हैं। अभी लास्ट टाइम जो आपका यूपी में टीचिंग एग्ज़ाम्स हुआ था वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि कौन से ऐसे जो एक्सपेरिमेंट किया है, किसने एक्सपेरिमेंट किया है पी प्लांट के ऊपर जिन्होंने जेनेटिक्स की डेफिनेशन दी है, तो वो कौन है? ग्रिगोर मंडल। तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा गया था। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तरह से घुस के भी कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। अब आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि जो ग्रिगोर मंडल हैं उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? तो उन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। आपको याद होगा, ये आई थिंक 10th क्लास की साइंस की जो बुक थी आप में की, उसमें इनका एक्सपेरिमेंट था और बहुत फेमस था। हम सब ने अपने अपने एग्ज़ाम के टाइम पे, 10th बोर्ड के टाइम पे इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ा था, जो हेरिडिटी वाला चैप्टर था उसके अंदर, ठीक है। तो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, इतना इम्पॉर्टेंट है। अब जीन्स क्या होती हैं, आपको पता होगा जीन्स क्या होती हैं। तो जीन्स एक साइंटिफिक साइंस टर्म है। जीन का मतलब क्या होता है? जीन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की एक फंक्शनल यूनिट है जीन। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स और एंसेस्टर्स टू द चाइल्ड। जीन्स के थ्रू ही जितने ट्रेट्स होते हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो पेरेंट्स से या एंसेस्टर्स से बच्चे के अंदर जाते हैं, जीन्स के थ्रू। तो किसी भी बच्चे के अंदर जो ट्रेट्स हैं या जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फीचर्स हैं, जो पेरेंट्स से उसको मिले हैं, उसके लिए कौन इम्पॉर्टेंट है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो जीन्स इम्पॉर्टेंट है, जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट बात होती है क्रोमोसोम्स की, कि क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46।
लेकिन जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं, तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे टोटल क्रोमोसोम्स तो 46, हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो 23 पेयर, 23 जोड़े में क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, तो डीएनए प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। और आपने बहुत सारे टीवी सीरियल्स, मूवीज़ या डे टू डे लाइफ में भी सुना होगा कि अगर किसी बच्चे के फादर या मदर का पता करना है तो उसके डीएनए टेस्ट से पता चल जाता है। ठीक है, तो डीएनए जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे कि जो क्रोमोसोम में ये कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं। अब ऑटोसोम्स क्या होते हैं, ऑटोसोम्स क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं जो 22 पेयर हैं, ये 23 में से जो 22 पेयर हैं उनको बोला जाता है ऑटोसोम। और जो एक पेयर है उसको क्या बोला जाता है, उसको सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है। ठीक है, ऑटोसोम जो होते हैं वो क्या डिटरमाइन करते हैं, उनके ऊपर क्या बेस करता है, बॉडी स्ट्रक्चर, कि बच्चे का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी स्किन का कलर कैसा होगा, उसकी आंखें कैसी होंगी, उसके हाथ पैर कैसे होंगे, काला होगा, गोरा होगा, छोटा होगा, लंबा होगा, मोटा होगा, पतला होगा। कि जो बॉडी के स्ट्रक्चर पे जो बच्चा अपने मम्मी पापा जैसा होता है तो वो किस पे डिपेंड करता है, ऑटोसोम्स पे डिपेंड करता है। और ऑटोसोम्स कितने होते हैं, 22। ऑटोसोम्स कितने होते हैं, 22। अब जो एक बच्चा, मतलब टोटल 23 होते हैं, ऑटोसोम्स हो गए 22। अब जो एक बच्चा है वो होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। और ये क्या डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, बॉय और गर्ल। ये डिटरमाइन करता है कि जो होने वाला बच्चा है वो बॉय है या गर्ल है, ये डिटरमाइन करता है सेक्स क्रोमोसोम। मतलब कि 23 टोटल होते हैं, 22 ऑटोसोम्स होते हैं जो कि बॉडी स्ट्रक्चर पे डिपेंड होते हैं, और जो एक होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। इसको और डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे लिए इतना ही काम का है। ठीक है, अब बात आती है कि जो स्ट्रक्चर है हेरिडिटी का वो कैसा होता है, मेल और फीमेल की फॉर्म में होता है। आपको पता होगा मेल्स के पास XY होता है और फीमेल्स के पास XX होता है। आपने सोसाइटी में सुना होगा किसी की बार बार लड़की 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 हो रही है तो लोगों को लगता है यार ये लड़के को जन्म नहीं दे सकती, और पूरा जो ब्लेम है वो एक वुमेन पे लगाते हैं। बट रियलिटी क्या है, हम लड़कियों को, हम लेडीज़ को, वुमेन्स को ही ब्लेम किस पे लगाना चाहिए, मेल्स पे, क्योंकि हमारे पास तो XX क्रोमोसोम्स है हमारे पास तो, और मेल्स के पास क्या होता है, XY क्रोमोसोम्स होता है। तो हमारा उनका X हमारे X से बने तो लड़की होगी, उनका Y हमारे X से मीट करता है, वुमेन की Y से X से मीट करता है तो बॉय बर्थ होता है। तो बेसिकली जो बच्चे का जन्म है वो लड़का होगा या लड़की होगी, ये किसके सेक्स पे डिपेंड करता है, ये मेल्स के सेक्स पे डिपेंड करता है, नो टू फीमेल्स। ठीक है, अब इसकी बात करें तो कि जो मेल्स होते हैं उनका स्पर्म होता है और फीमेल का ओवम या ओवरी भी बोलते हैं। दोनों जब फर्टिलाइज होते हैं तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, और फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, जाइगोट का फॉर्म होता है, और जाइगोट के बाद एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो के बाद फोइटस। तो ये एक सीक्वेंसिंग साइकिल है, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि सबसे पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, एम्ब्रायो। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन में आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है, जाइगोट, एम्ब्रायो, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रायो, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट। तो आपको ये सीक्वेंसिंग याद रखनी है। फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट, और उसके बाद एम्ब्रायो। मेल का क्या होता है, स्पर्म होता है, फीमेल का क्या होता है, ओवम होता है या ओवरी बोलते हैं। जब ये दोनों मीट करते हैं, मिलते हैं, स्पर्म और ओवम या स्पर्म और ओवरी, तो फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट डेवलपमेंट क्या होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रायो। तो ये इसका एक प्रोसेस है। आई होप मैंने आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझा दिया है कि ये जो प्रोसेस है वो क्या होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये साइंस क्लास नहीं है। यस, ऑफकोर्स ये साइंस क्लास नहीं है, लेकिन अब एग्ज़ामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। वो डायरेक्ट क्वेश्चन कितना पूछेगा, जैसे जैसे टाइम पीरियड हो रहा है एग्ज़ामिनर टॉपिक से घुस के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आपने लास्ट टाइम अगर KVS का एग्ज़ाम कभी दिया होगा, लास्ट वाला जो हुआ था आई थिंक 1920 में, उसमें देखो कितना घुस के उसने क्वेश्चन पूछा था। अब बात आती है कि जो बच्चे होते हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस भी होते हैं। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि जो बच्चे हैं वो ट्विंस भी होते हैं, और
ट्विंस नहीं भी होते हैं। तो आइडेंटिकल ट्विंस भी होते हैं और फ्रेटर्नल ट्विंस भी होते हैं। तो आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब होता है दो बच्चे, टू चाइल्ड टोटली सेम बाय जेंडर, हेयर, आइडेंटिटी, फीचर्स, बॉडी टाइप, कलर कॉम्प्लेक्शन। जब सब कुछ सेम होता है तो उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस। ये अक्सर दो लड़के हो सकते हैं, दो लड़कियां हो सकती हैं, लगातार दोनों का एक ही सेक्स होता है, ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस। उनका रंग, उनके बाल, उनकी आंखें सब कुछ एक जैसा होता है, तो उनको क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं? वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट जेंडर, सेम भी जेंडर हो सकता है, अगर एक भी जेंडर है तो भी दोनों एक जैसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते, ना ही उनकी हैबिट सेम होती है, ना उनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है, ना उनका बॉडी स्ट्रक्चर सेम होता है। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं? फ्रेटर्नल ट्विंस। जैसे कि दो लड़के हैं, ट्विंस में जन्म हुआ दोनों का कलर कॉम्प्लेक्शन अलग है, दोनों का वेट अलग है, दोनों की डेवलपमेंट अलग है, दोनों की ग्रोथ अलग है, ये सब चीज़ें अलग होंगे ना, तो इनको क्या बोलते हैं? फ्रेटर्नल ट्विंस। कोई कोई सेम भी होता है, जैसे कि जो ट्विंस हुए दोनों बेबी गर्ल हैं, लेकिन दोनों बेबी गर्ल हैं फिर भी चीज़ें दोनों की अलग हैं। एक बॉय एक गर्ल है, ऐसा बहुत कम होता है पर ऐसा हो जाता है। तो एक और बॉय और गर्ल है तो भी दोनों की जो क्वालिटीज़ हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स है, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होना, तो इसको क्या बोला जाता है? फ्रेटर्नल ट्विंस। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात आती है कि आइडेंटिकल ट्विंस को और क्या बोला जाता है? तो मोनोजाइगोटिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। जो एक जैसे दिखाई देते हैं उनको मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोला जाता है, और जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं उनको डायजाइगोटिक ट्विंस बोला जाता है। डायजाइगोटिक ट्विंस बोला जाता है। अब मोनोजाइगोट में क्या होता है और डायजाइगोट में क्या होता है? देखो, आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है? एक ही एग होता है, एक ही स्पर्म होता है, मतलब कि एक ही हमारा ओवम होता है, एक ही स्पर्म होता है, तो क्या होते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। अगर दो स्पर्म है और दो एग है तो वहाँ पे क्या होते हैं? फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं। तो ये इनके बीच का बेसिक डिफरेंस है आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस के बीच में। मेन चीज़ क्या है? आइडेंटिकल ट्विंस को जाइगोटिक बोला जाता है या मोनोजाइगोट भी बोला जाता है, और फ्रेटर्नल ट्विंस को डायजाइगोट या डायजाइगोटिक ट्विंस भी बोला जाता है। ये दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस है। ये टॉपिक जो है ये अभी बहुत बड़ा है, तो इसमें अभी प्रिंसिपल्स आ जाते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं हेरिडिटी के, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अभी तो हम हेरिडिटी के क्वेश्चन को ही डील कर रहे हैं, अभी हमारा इन्वायरमेंट वाला जो टॉपिक है वो पूरा पड़ा हुआ है कि रोल ऑफ इन्वायरमेंट क्या होता है, डिफरेंस क्या है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में, और हेरिडिटी और इन्वायरमेंट किस तरीके से बच्चे की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। साइड बाय साइड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जामिनर का फेवरेट होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब हम किस में डिस्कस करेंगे? ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। So stay connected, don't forget to and don't ignore part 1 और part 2। दोनों जब आप कंबाइन करेंगे तभी आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा, और ये टॉपिक आपको एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर देके ज़रूर जाएगा, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। सो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू।